गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो पास्ट ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जूनियर अकाउंटेंट जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग का है, उसका जो लास्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन हुई थी 2018 में, हम लोग आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ डू यू कैलकुलेट द डेंजर लेवल। तो यहाँ पे डेंजर लेवल का फार्मूला जो है सी होगा एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट परचेज्ड। तो ये रहा हम लोग का एक क्वेश्चन, ये है। अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, कहता एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट देयर टू द कोरम ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग शैल बी। कहता है बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा याद रखिए, इसमें 1/3 टोटल स्ट्रेंथ होती है और मिनिमम 2 डायरेक्टर होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चंस नंबर आपको होंगे यहाँ पे डी होगा। कहता है 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। और ऐसे देखिए, कोरम के लिए मैंने यहाँ पर एक नोट्स भी लिखवाया हूँ। इसमें दिया गया है, इसमें कहता है सेक्शन 174 द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग मस्ट बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर विच एवर इज द हायर नंबर। देयरफॉर इन केस देयर आर ओनली 3 डायरेक्टर इन ए कंपनी देन एटलीस्ट 2 मस्ट बी। तो इस तरह से है, तो इस तरह से समझ गए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं थोड़ा 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ क्रेडिटर्स बैलेंस वाज ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2017, एंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कहता वाज ₹25,000 on 31st December 2017 and payment of ₹12,000 was made to creditor, which of the following is the amount of purchase made during the year। तो इसके लिए अपने लोगों को क्या करना है, क्रेडिटर की अकाउंट ओपन करनी है और अपने लोग को बाय बैलेंस बीडी जो ओपनिंग 10,000 वो हो जाएगा और टू बैलेंस सीडी 25,000 होगा। और पेमेंट हमने किया तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर घटेगा। जब क्रेडिटर घटता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो 2 साइड में 12,000, इसका मतलब 2 साइड में हो गया 25,000 और 12,000, कितना हुआ 25 और 12 37। 37 में से 10 चला जाएगा तो आंसर यहाँ पर 27 निकल के आएगा। तो बी आंसर होगा। तो 3 का बी होगा। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर ड्यूरिंग ए पीरियड कहता है 15,000 लेबर आवर्स वेयर वर्कड एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कहता है 6.5 पर आवर। द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वाज ₹7,800 फेवरेबल। हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर वेयर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर और इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अपने लोग को निकल के आएगा 16,200। इस तरह से बना लेंगे। प्रैक्टिकल में फार्मूला बता दिया हूँ। फिर कहता है फॉर ए मैन्युफैक्चर द टैक्सेबल इवेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी टू बी अट्रैक्ट इज कहता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमेशा याद रखेंगे इसका बी आंसर होगा। जब भी जीएसटी लगती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगती है। देखिए, मैंने यहाँ पर नोट भी करवा दिया हूँ। नोट्स में कहता है जीएसटी इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect tax in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March। तो देखेंगे यहाँ लिखा हो लास्ट में पैराग्राफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 6 में कहता है एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेंशन अर्नड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द ईयर इज चार्ज अंडर विच हेड ऑफ द इनकम। तो यहाँ पे हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। जब पेंशन मिलती है किसी को ड्यूरिंग द ईयर में तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। आप सभी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे और जो भी नए कैंडिडेट होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होता है मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा और आप लोग इसका एडवांटेज उठाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 में जो एग्जामिनेशन हुई थी टू द पॉइंट में, उसी क्वेश्चन को अपलोड किया हूँ और इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आएंगे देखेंगे 7 नंबर। व्हाट डज द डेबिट बैलेंस इन बैंक पासबुक इंडिकेट।
अब कहता है पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है या एक्सेस जो बैलेंस निकालते हैं वो होता है। तो देखेंगे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट डी जो है आंसर बन जाएंगे। 8 में कहता है ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट। तो हमेशा याद रखें ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है। तो 8वां का क्या होगा आंसर, सी होगा। 9 नंबर पे मैं चलता हूँ। अब कहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट्स देयर टू फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर ऑफ शेयर होल्डर आर अलाउड। यानी कि मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कितना होगा, मेंबर अनलिमिटेड होगा, ठीक है। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 200 होता है, हमेशा याद रखेंगे, और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होती है। मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 होती है, प्राइवेट कंपनी में 2 होती है, ओपीसी 1% कंपनी में 1 होती है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। फिर देखिए 10 नंबर में कहता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्लीकेबल अंडर जीएसटी। कहता है जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो कौन सा जीएसटी लगेगा, तो मैंने बताया था इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होगी तो आईजीएसटी लगती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन। 11th में आता हूँ। अब कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम from a balance sheet would be considered as relatively more illiquid as compared to the others। मतलब इनमें से कौन सा जो बैलेंस शीट में इलिक्विड होती है, मतलब जो लिक्विड नहीं है। इसका मतलब देखेंगे ये होगा चूंकि प्लांट एंड मशीनरी, और सब देखिए करेंट अकाउंट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करेंट एसेट्स है, तो ये सब लिक्विड में आती है। तो ई लिक्विड में प्लांट एंड मशीनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट्स देयर टू विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी फाइल विथ रजिस्ट्रार। तो हमेशा याद रखिए रजिस्ट्रार को फाइल की जाती है 30 डेज के विद इन एनुअल जनरल मीटिंग। और ऐसे क्या होता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है अपने मेंबर्स को विद इन 21 डेज के बीच आपको क्या होती है, नोटिस करती है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर थोड़ा फंस जाता है बच्चे लोग। 30 दिन के बीच विदिन होता है रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है, और 21 डेज किसके लिए होता है, मेंबर को दिया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू डिफाइन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल प्लस ये नहीं होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। यहाँ पर देखेंगे आंसर डी होगा, लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की बात है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक ना। आप सभी जितने भी देख रहे होंगे मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग कर लेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होगा। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेंट लायबिलिटी। जिसमें करेंट लायबिलिटी कौन है, तो सन्ड्री डेटर का सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर क्या है आपको करेंट लायबिलिटीज है। आगे बढ़ता हूँ। कहता है द पार वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑल्सो नॉन एज। पार वैल्यू का मतलब रिडम्पशन नहीं होगा, फेस वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसका आंसर बी होगा। आगे में नेक्स्ट एकदम आसान क्वेश्चन देखिए, 2018 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप लोग आसानी से कर सकते हो एग्जाम क्वालिफाइड। व्हाट डू यू कॉल द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम में जो स्टेटमेंट होती है एसेट्स लायबिलिटी को क्या होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा इसका आंसर, यानी कि 16 का सी आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है एज पर अकाउंटिंग रूल्स डेबिट सिग्निफाई इंक्रीज ओनर्स इक्विटी कैपिटल, इंक्रीज लायबिलिटीज कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट्स। हमेशा याद रखिए अकाउंटिंग रूल्स डेबिट सिग्निफाई क्या करेगा, इंक्रीज एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगी तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, और इसी का वाइस वर्सा होगा जब डिक्रीज होगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ आंसर नंबर सी होगा 17 का। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। फिर 18 में आइएगा था व्हाट इज गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सॉरी ये होगा क्योंकि वो तो हो जाता है रियल अकाउंट का। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि 18 का आंसर होगा सी, ठीक है। फिर देखें क्या कहता है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एसएससी इज रुपीज़ कहता है 80,000 एंड ही मेक अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रुपीज़ 90,000, व्हाट विल बी दी नेट टैक्सेबल इनकम। तो देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग ले क्या करते हैं, अंडर सेक्शन 80C का जो आइटम है लाइफ इंश्योरेंस को मैं लेस कर दूंगा। तो 80,000 में से मैं लेस करूँगा 90, तो यानी कि हमेशा याद रखेंगे
मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है जितना मेरा टोटल इनकम है। तो 80,000 इनकम है तो 80,000 ही डिडक्शन अलाउड होगी, तो नील होगा आंसर। यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकम से ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आंसर नील होगा, यानी कि 19 का आंसर होगा आपको डी। फिर देखिए 20 में चलिए, कहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट देयर टू विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी। तो हमेशा याद रखिए CSR कमिटी बनाने के लिए कहता है कंपनी हैविंग नेट वर्थ ₹500 करोड़। हमेशा याद रखिए कंपनी का नेट वर्थ होनी 5,000, टर्नओवर होनी चाहिए 1,000 करोड़ और उसका नेट प्रॉफिट भी होना चाहिए 5 करोड़। ये सब क्राइटेरिया है जिसमें क्राइटेरिया नंबर 1 फॉलो कर रहा है, मतलब डी कर रहा है, तो 20 का डी हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेन देखिए लिखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR व्हेन कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन कहता 100 करोड़, नेट वर्थ मोर देन कहता 500 करोड़, नेट प्रॉफिट मोर देन कहता 5 करोड़, कंपनी मेंटेन 2% प्रॉफिट फॉर CSR। ठीक है, आई होप कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ 21 में, GST रेट्स ऑन गुड्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। तो हमेशा याद रखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स में होता है SAG सैक कोडिंग, नहीं सैक नहीं HSN, इसका फुल नेम होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और सैक होता है सर्विस के लिए, यानी कि सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 21 का आंसर नंबर डी होंगे HSN कोड। अब मैं चलता हूँ 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस नहीं होगा, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स ये होगा। हमेशा याद रखिए अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होती है जिससे कि किसी भी फिक्स एसेट्स का इफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होती है, लाइफ में इंक्रीजिंग होती है, तो वो कहलाती है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कोई एसेट्स में इंक्रीजिंग होती है या लायबिलिटीज में डिक्रीजिंग होती है। तो यहाँ पर आंसर डी। 23 में देखिए कहता है लीज लैंड शुड बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑल्दो द कंपनीज डजंट ऑन दिस पीस ऑफ लैंड दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कहता है लीज होल्ड जो लैंड होती है वो फाइनेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की जाती है, जबकि कंपनी उस एसेट्स का ओनर नहीं, तो ये कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। तो हमेशा याद रखिए आंसर नंबर सी होगा, सबस्टांस ओवर फर्म कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि सबस्टांस ओवर फर्म में कहता है कि यदि जिससे मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बेटर तरीक़ा से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन हो सके तो लीगल कहता है या नहीं कहता है, तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। इन द सेम वे लीज लैंड में भी वही कंसेप्ट है, ये ओनरशिप नहीं होते हुए भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करती है। 24 में चलते हैं, एज पर कंपनी एक्ट 2013 रीड विद अमेंडमेंट्स देयर टू हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज की मैनेजरियल पर्सन। तो हमेशा याद रखिए मैनेजरियल पर्सन होने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होनी चाहिए, या तो कंपनी का सेक्रेटरी होगा, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो ये सब कहलाता है की मैनेजरियल पर्सन, या कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए रिक्रूट कर ली है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा यहाँ पर मैच करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, कंपनी सेक्रेटरी। तो 24 का डी आंसर होगा। बच्चों नहीं बोलो। द इंडिया GST लॉ इज अ डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स है, डिविडेंड बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन नहीं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हमेशा याद रखें इंडिया में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंजम्पशन होती है वहाँ पर टैक्स देनी पड़ती है। कहता है एक्स वाई लिमिटेड बैलेंस शीट शो टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज कहता है 15 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ रुपीज कहता है 9 लाख। इट हैज 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड द शेयर्स आर ट्रेडिंग एट रुपीज इतना। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल दे दिया आपको 15 लाख लायबिलिटीज और एसेट्स में, तो 15 लाख माइनस 6 लाख 9 लाख करेंगे तो 6 लाख होगा। अब 6 लाख को मैं 2.5 लाख से डिवाइड करूंगा तो शेयर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक ना, शेयर का वैल्यू निकलेगा, तो शेयर का वैल्यू कितना निकलेगा, मैं 6 लाख में 2.5 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 निकलेगा। ठीक है, 2.4 निकलेगा, और 2.4 से मैं डिवाइड कर दूंगा 12 में तो आ जाएगा आपको 5, 24 × 12, तो यानी कि इसका मतलब आपको आ जाएगा आंसर नंबर ए आंसर होगा। इफ ये आल्सो रिपर तो इकोनॉमिक वैल्यू एडर होती है। इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, इजी क्वेश्चन था। अब एक कहता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एकदम कॉमन सेंस की क्वेश्चन है।
कहते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रिसीव्स रिफंडेबल डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सिम कार्ड टू न्यू कस्टमर। द एवरेज कस्टमर स्टे विद द एंटिटी 4 ईयर्स। अब ऐसे समझिए सिंपल, कहता है एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो अपने कस्टमर से सिम कार्ड के लिए रिफंडेबल बैलेंस डिपॉजिट करवाता है 4 वर्षों के लिए। तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को क्या मानना चाहिए, तो ये उसके लिए लायबिलिटीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिपॉजिट करवाती है और ये रिफंड कर देती है, तो एक तरह से उसके लिए लायबिलिटीज हो गया। यहाँ 28 का सी होगा। अब हम लोग चलते हैं 29 पर। इन केस कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कहता है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करते हैं एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ 29 का डी आंसर होगा। फिर कहते हैं इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इनकम अर्न बाय क्लब फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ फर्निश्ड रूम्स टू इट्स मेंबर इज चार्ज। तो देखिए ये क्लब है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यहाँ पर आंसर देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बी नंबर आंसर होगा। इन रेशियो एनालिसिस कैपिटल इम्प्लाइड इज कैलकुलेटेड एज, कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर कहते हैं नेटवर्थ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होगा कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, यानी कि डी आंसर होगा 31 का। 32 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंट एसेट्स प्रेजेंट अमॉन्ग ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर विच रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, कहते हैं इनमें से कौन सा करेंट एसेट्स है जो किसी दूसरे से लेना है और फॉर विच रेवेन्यू हैज़ बीन, जिसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल जो डेटर होती है और बिल्स रिसीवेबल। ओके 33 नंबर कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ का था 82,500, कैरिज इनवर्ड है 7500, कैरिज आउटवर्ड। तो देखिए कैरिज इनवर्ड ऑलरेडी घटा होगा तो सिर्फ 12,500 1,25,000 लेस कर देंगे। कहते ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ कैरिज आउटवर्ड हमको दे रखा है 1,25,000, तो 8,25,000 है। 8,25,000 में से हम लोग लेस कर देंगे 1,00,000 इतना। कैलकुलेट द फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ हमको दे रखा है 82,500, कैरिज इनवार्ड दिया हुआ है इतना, तो 8,25 में से गया तो 7,00,000, कैरिज आउटवर्ड इतना दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ा छोड़ देता हूँ। कहता है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ कहता है 82,500, कैरिज इनवर्ड 75, कैरिज आउटवर्ड रुपीज़ 1,25,000। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ के निकलता हूँ। तो इस तरह से आज हम लोग को क्लास यहीं पर एंड हो रही है, तो फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।